हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाषा है और चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमारी आज की क्लास है वो जीएस की क्लास का केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, केमिस्ट्री का पहले ही के अपने क्लासेस में जो केमिस्ट्री के हमारे और भी क्लासेस हुए हैं 5 6 7 जितने भी क्लासेस हुए हैं उसमें हमने धीरे धीरे करके हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। और जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो हमारा पीछे का टॉपिक था, वो था आइसोटोप एंड आइसोबार्स। शॉर्ट में हमने देखा था कि आइसोटोन्स भी क्या होते हैं, हमने इसको भी समझ लिया था। ठीक है फ्रेंड, जिसने नहीं देखा था वो जाके हमारे पीछे के वीडियोस को देख सकता है। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके हम एकदम ये एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम चलते चल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये अपने आप में पूरी केमिस्ट्री को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी मत होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या कैसे हुआ, जितने भी मॉसेज होते हैं, जितने एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये सबको इंक्लूड करके रखा हुआ है। इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी हम इसको आराम से और समझते हुए पढ़ते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें ही हमारा एक टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे कि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पाउली जो थे वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स विच स्टेट दैट टू आर मोर आइडेंटिकल फर्मियंस। अब ये फर्मियंस क्या होते हैं? पार्टिकल्स। फर्मियंस ये होते हैं फर्मियंस। ये वर्ड जो फर्मियंस है इसका मतलब होता है कि पार्टिकल विथ हाफ इंटीगर स्पिन। पार्टिकल with half integer spin। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स की कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो उसमें ये हाफ इंटीजर स्पिन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इनका मतलब है कहने का, इस स्टेटमेंट से इनका कहने का मतलब है कि दो बातें यानी कि दो सिस्टम एक साथ साइमल्टेनियसली, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट पाउली ने दिया था। ठीक है, ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, ये जो पाउलिश थे फ्रेंड्स, पाउली थे, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रियन थे और फिजिसिस्ट थे। क्या थे? फिजिसिस्ट थे। ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे। इनका जो पूरा नाम था वो था वोल्फगैंग पाउली। ठीक है, वोल्फगैंग पाउली। और ये जो स्टेटमेंट इनका था, कि पार्टिकल्स विथ हाफ इंटीजर स्पिन, यानी कि कैन नॉट ऑक्युपाई द सेम
by the same quantum state within a quantum system। तो ये तो कुछ बातें हो गई पॉलिस के बारे में। अब हम देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉली क्या आते हैं, कब इन्होंने स्टेटमेंट दिया। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ये जो स्टेटमेंट था इन्होंने कब दिया था? 1925 में। ठीक है, किसके रिगार्ड में? इलेक्ट्रॉन के। ठीक। अब देखते हैं कि इससे उन्होंने कैसे, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका क्या रोल है। चलिए हम इसको देखते हैं। सीधे बात अगर मैं करूं तो सीधे से शब्दों में कहेंगे कि ये पाउली का जो एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल था, जिसको पाउली का अपवर्जन का नेम कहते हैं हिंदी में, इसमें इनके हिसाब से किसी भी एटम में कोई एटम है, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या जो जैसे भी इसको अरेंज करके हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे भी कहते हैं, ये हम सब देख चुके हैं कि ये कहाँ होते हैं। ये एक न्यूक्लियस में होते हैं, ये सबको पता है। ये एक शेल में होते हैं, और शेल में क्या होता है? एक शेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब हमको मालूम है। तो इसी को, और ये ओवरऑल इसको देखें तो दे आर एटम, हर एटम में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी को पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखो तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एटम में, इन एनी एटम, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं, 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं होते। क्वांटम नंबर आर नॉट सिमिलर। ठीक है, बेसिकली इन्होंने कहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं, उन चारों क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, वो चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं N, L, M, S, ये चारों जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम इसको ऐसे करते, क्योंकि हम किसी भी सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, अगर हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर उस ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं, तो अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं या d ऑर्बिटल, चूंकि ये ऑर्बिटल बड़ा बन गया है, तो अगर d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 5 सब सेल्स होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5। तो इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं इस d ऑर्बिटल में। इस d ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं ये सेम नहीं होते हैं। अगर क्या होता है? सेम नहीं होते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के N, L और M के का जो वैल्यू है अगर एक समान हो, तो उनका जो स्पिन होता है, यानी कि जो उसका s ऑर्बिटल होता है, वो बदल जाता है। अगर इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M अगर इक्वल भी हो, तो जो s है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये किसने कहा था? पाउली ने कहा था। आगे भी ये अच्छे से समझ में आएगा। जब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है उसको करने लगेंगे तो ये अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं n की वैल्यू अगर 1 है, देखिए हम कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे n क्या है, अगर ये क्वांटम नंबर, अगर हम देखें क्वांटम नंबर को, तो वहाँ पे आराम से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम कुछ थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अगर n जो है n के लिए वैल्यू 1 है, तो l के लिए क्या हो जाती है?
0 से लेके 1 तक हो जाती है। इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाती है, +1 से लेके 0 इंक्लूड करते हुए -1 हो जाती है। इसके लिए s की वैल्यू क्या हो जाती है, +12 से लेके इसमें 0 इंक्लूड करके -12। ठीक है, यानी कि ये चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं, जो चारों क्वांटम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। आगे जब हम इसको पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके इसको चल रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू हम 3 मान रहे हैं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। यानी कि l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, n-1 पे। तो n-1 यानी कि 3 इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू n-1। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो 2 को लिखने का हमने यहाँ क्या पता, 0 2 1। अब 2 है, इसको कैसे लिखेंगे 0 1 2। ठीक है, क्योंकि एक इसमें से घट गया है, n की जितनी वैल्यू उसमें से एक घट गया, लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर देखेंगे तो एक ये है, ये है। वैसे ही m की वैल्यू देखेंगे तो 0 1 2 l की वैल्यू है, तो 0 के लिए क्या, पहले 0 को बीच में लिख लेंगे और ये हमारा हो जाएगा +1, ये हमारा हो जाएगा +1 +2 0 -1 -2, क्योंकि 0 इंक्लूड करते हुए प्लस से लेके माइनस तक m की वैल्यू होती है। s की वैल्यू +12 +12 +12 -12 एक के लिए, फिर +12 -12 दूसरे के लिए 0 +12 +12 -12 +12 -12। ठीक है, ये s की वैल्यू होती है। ये जब हम क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक बार फिर इसको देंगे कि फिलहाल में हम पाउली एक्सक्लूजन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भरने का आ गया था कि कैसे इसको भरते हैं, यानी कि चारों क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते, उसके लिए मैंने इसको आपको थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाउली का नियम होता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसी में होता है हमारा एक प्रिंसिपल है क्या, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम शॉर्ट में इसको कहना चाहें कि अफबाउ प्रिंसिपल होते क्या हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, उसको जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इनको ये कैसे अरेंज होते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ठीक है, कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कैसे लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा है, हाउ इट्स हैपन, इसके बारे में अफबाउ ने अपना प्रिंसिपल दिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे क्या किया है। सिंपली इन्होंने कहा था कि द अफबाउ प्रिंसिपल, अगर हम देखें कि अफबाउ प्रिंसिपल है क्या, तो द अफबाउ प्रिंसिपल सॉरी मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी होगी।
द अबाउ प्रिंसिपल simply put means electrons are added to orbitals as protons are added to an atom. मतलब इनके कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ऑर्बिटल्स, अभी मैंने बताया कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हमने ये p ऑर्बिटल लिया, अगर हमने ये p ऑर्बिटल लिया तो यहाँ पे ये हमारा जो क्या हो गया, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। 3 बनाया हमने तो ये p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जनरली क्या आते हैं, मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम मतलब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हाफ फील्ड होते हैं, मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन added in orbitals are filled in orbitals as proton are added to an atom। इसी तरह से जो प्रोटॉन होते हैं वो एडेड होते हैं कहाँ, एटम में। द टर्म कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड अफबाउ, और ये जो टर्म्स आया था उसको किसने दिया था, अफबाउ ने दिया था। कहाँ के थे वो, जर्मनी के थे। विच मीन्स बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन लोअर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स फिल बिफोर हायर ऑर्बिटल्स डू। अब इनके कहने का मतलब ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो एनर्जी के केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हायर देन द प्रोटॉन होती है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो कहने का ये बस एक एग्जाम्पल दिया गया ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है। तो इसका मतलब विच मीन्स बिल्टअप और कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट करना, कि लोअर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स फिल बिफोर हायर इलेक्ट्रॉन्स डू, यानी कि जो लोअर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले भरते हैं किसके कंपैरिजन में, लोअर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स फिल बिफोर हायर ऑर्बिटल्स। ठीक है, लोअर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हायर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स से पहले भरते हैं। बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉन शेल, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन सेल को बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट था किसका, अफबाउ का। आगे है कि द एंड रिजल्ट इज दैट द एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स फॉर्म द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। और इसी वजह से ये लोअर से हायर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरते हैं, इस सीक्वेंस को द एंड ऑफ रिजल्ट इस होने से दैट द एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये प्रक्रिया होने से क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिस्टम बनता है। थोड़े कुछ फिगर्स हैं, देख लेते हैं क्या है वो, क्या है। देखिए, ये अफबाउ प्रिंसिपल की ये जो है आउटलाइंस है, जो उनके रूल का कैसे इस्तेमाल हुआ उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये जो हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, शेल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा शेल है। ठीक है, शेल है। ठीक है, और मैंने एक दिन बताया था आपको कुछ तरबूज लाइक स्ट्रक्चर, बोर ने जैसे बताया था कि तरबूज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ये हमारा क्या है, शेल है। ठीक है, उसमें ये क्या है, ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इसमें दिखाया गया इलेक्ट्रॉन है। क्यों इसको इस तरह से दिखाया, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे जिगजॉग पोजीशन में इसलिए दिखाया क्योंकि दे आर मूविंग, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए रिएक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ये हमारा सब सेल्स है। ठीक है, और इसमें ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। और इस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, इसको यहाँ पे ऐसे जूम करके दिखा भी दिया गया। इस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा के है और ये हमारा सेल, अब सब शेल, ये के एल एम, ये सब हम आपको बताएंगे। के क्या होता है, एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है, एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ है, ये सब आपको बताया जाएगा। यही शेल्स हैं, के शेल है और इसमें ये के शेल है। इलेक्ट्रॉन जो है ये देखिए, ये सब बाहर, ये जो न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये इस तरह से दिखाया गया, एक लाइन खींच दी गई है जो ये हमको बता रहा है क्या, ये हमको क्या बता रहा है कि इन द शेल एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल। कोई भी चीज़ मूव करती है तो क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। ये मूव कर रहा है यानी कि इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी रिलीज हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, सब कुछ इसमें एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है कि इन द शेल एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल आर शेल। The K and L cell are shown for a neon atom. Encyclopedia में इसको
ऐड किया गया है, इंसाइक्लोपीडिया में इसको लिखा गया है, वहीं से इस चीज़ को लिया गया है। तो वो जो फिगर है वो ये बता रहा है कि इन द शेल एटॉमिक मॉडल, ये शेल एटॉमिक मॉडल है, ये जो मॉडल है हमारा क्या है, ये सेल एटॉमिक मॉडल। इसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल। आपको दिख रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट एनर्जी लेवल में है। ठीक है, इसी चीज़ को, ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, इसी को पाउली ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसी को बताया है। आगे देखते हैं क्या है, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं इनके, वो भी क्या है, कुछ आउटलाइंस है वो देखेंगे, उसको भी, वो क्या है कि The above principle outline the rules used to determine how electrons organize into shell and subshell around the atomic nucleus. इनका जो अफबाउ का जो प्रिंसिपल है, इसमें उन्होंने यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस एनर्जी के साथ, जो ऑर्बिटल होते हैं किस एनर्जी के साथ इसमें फिल होते हैं। बेसिकली इनका यही बताने का तरीका है। फिर ये है, इसने कह दिया कि डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनाइज इनटू द सेल एंड सबसेल अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस से ही रिलेट करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस का ही ये शेल सब शेल्स ये क्या है, इसी के सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं। अब देखिए आगे क्या क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गो इनटू द सबसेल हैविंग द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसेल में जाता है किसके साथ, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी के साथ। एन ऑर्बिटल कैन होल्ड एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही वो क्या करता है, होल्ड कर सकता है, रख सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसी को हम 1s 2s आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे। फिलहाल के हम प्रिंसिपल देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या क्या एक्सप्रेस किया है, क्या क्या डाला है। तो एन ऑर्बिटल कैन होल्ड एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ओबेइंग द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 2 इलेक्ट्रॉन का होल्ड है ना, ये किसको ओबे करता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। नेक्स्ट इनका जो है वो पॉइंट वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ओबे हून्स रूल्स which states that electron is spread out before they pair up if there are 2 or more energetically equivalent orbitals। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ओबे हून्स रूल, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हून्स रूल को ओबे करता है, और ये क्या कहलाता और क्या स्टेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट बिफोर दे पेयर अप, कि पेयर बनने, ये जो पेयर बना है इसके बनने से पहले ये क्या होते हैं, स्प्रेड, फैले होते हैं, ये फैले होते हैं। जब हम हून्स रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फैले होते हैं। ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फैले होते हैं, और फिर क्या ये स्प्रेड आउट रहते हैं, लेकिन आफ्टर दैट ये क्या कहते हैं, पेयर अप होते हैं, और उसके बाद ये न्यूक्लियस में, सब शेल्स में ये जाते हैं, ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। फर्स्ट हमारा ये जो, अगर हम हून्स रूल की बात करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ये हमारा 5s 6s, ठीक है, ये हमारा हून्स रूल है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, जब हम वहाँ वो देखेंगे हून्स रूल को जब पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को वहाँ पे समझेंगे। फिलहाल के लिए हम पाउली के बारे में पढ़ रहे हैं कि पाउली ने क्या कहा था, तो हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके, कुछ एक्सेप्शंस है अबाउ के, वो क्या है कि लाइक मोस्ट रूल देयर आर एक्सेप्शन। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जैसे कि सारे जो रूल्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस निकल जाते हैं, उन्हीं की तरह देयर आर एक्सेप्शंस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं। वो ये हैं कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड डी
and F subshell add stability to atoms. इसके d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल का जो भरने का तरीका है इसमें कुछ अपवाद हैं, और उन अपवादों को भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो अपवाद क्या है। कभी कभी क्या होता है, डी जो होता है वो एस के पहले आ जाता है, कभी क्या होता है इसके बाद आता है। ये सारे जो एक्सेप्शंस हैं हम वहाँ पे देखेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, वो जो अपवाद हैं, वो जो एक्सेप्शंस है, वो इस रूल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी मैटर करती है। स्टेबिलिटी को देख के वो कन्फिगुरेशन मेंटेन हुआ होता है। सो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डोंट ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the predicted above configuration for chromium is 4s2 3d4। ठीक है, जो अफबाव प्रिंसिपल जो प्रेडिक्ट करता है, जो बताता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में, उसमें क्रोमियम का अगर हम लेते हैं कन्फिगुरेशन करते हैं तो क्या निकलता है 4s2 3d4। बट द ऑब्जर्व कन्फिगुरेशन इज एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसका कन्फिगुरेशन करते हैं, अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से फ्रेंड आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसको भी बताया जाएगा। चूँकि हम अभी प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को मतलब पढ़ते जा रहे हैं। हम जस्ट इसके बाद ही हम सारी वो चीज़ों को अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल है, वो सबको हम देखते रहेंगे। आगे हम आराम से देखेंगे और वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। तब ये जो एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पे जब हम एक्सेप्शंस लिखेंगे तब हमको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक्सेप्शंस क्यों हो रहे हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि जैसा कि अफबाव ने प्रेडिक्ट किया है, अफबाव ने प्रेडिक्ट किया है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है, क्रोमियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर्स का क्या होता है 24 होता है। ठीक है फ्रेंड, 24 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि 4s2 3d4 होता है, 4s2 और 3d4 होता है। बट स्टेबिलिटी के बाद बात करें, अगर इसका पूरा अगर हम देखें तो देख सकते हैं हम यहाँ पे इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है EC होता है 1s2 2s2 2p6 3p6 2p6 3s2 उसके बाद 3p6, फिर आता है 4s, जैसा अकॉर्डिंग टू अफबाव मैं कर रही हूँ, 4s2 और 3d5। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ऐसा अफबाव जैसा प्रोडक्ट किए हैं। अगर कोई कह दे या फिर हमें क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने कहा जाए, अफबाव जैसा प्रिडिक्ट करके, जैसा अफबाव बताते हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में, उस हिसाब से ऐसा होगा। बट फ्रेंड स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम इसको देखें, जो इसका रियल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है, सच में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो ये होता है कि सब कुछ एज सेम होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बट यहाँ पे 4s1 एंड 3d5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कन्फिगुरेशन द predicted above configuration for chromium is 4s2 3d4, but the observed configuration is actually 4s1 3d5, जो कि यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि दिस इज एक्चुअली रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द एटम। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 4s2 3d5 हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो एलिमेंट होता है वो स्टेबल होके नहीं रह पाता। ये जो क्रोमियम 24 है वो स्टेबल होके नहीं रह पाता। इस वजह से क्या होता है कि ये रिपल्सन ना हो, इस वजह से 4s1 3d5 हो जाता है। सिंस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ इट्स 2 सीट्स इन द सबसेट, क्योंकि हम जानते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन के पास इसकी अपनी
2 सीट्स होती हैं किसमें, सब सेल्स में। तो इतना समझ में आ गया कि कभी कभी क्या होता है एक्सेप्शन के तौर पे कि जस्ट बिकॉज की स्टेबिलिटी मेंटेन है उस इलेक्ट्रॉन की, क्या हो जाता है, ये जो सीरीज है, जो एक सीक्वेंस है अबाव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने का, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का, वो कभी कभी चेंज हो जाता है। आगे हम कई ऐसे एग्जाम्पल देंगे, तो वहाँ पे आप इसको लेके स्ट्रेंज मत होइएगा कि नहीं अबाव का तो सीरीज ऐसा था और अबाव का तो जो कन्फिग्रेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था उसकी सीरीज तो ऐसे थी, इस तरह की थी, वो ऐसे कैसे हो गई। तो ऐसे इसलिए हो गई क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। आगे देखते हैं। इसका जो रूल डेफिनेशन है, अबाव का जो रूल डेफिनेशन है वो ऐसे है कि एज रिलेटेड टर्म्स इज द अबाव रूल्स which state that the filling of different electron subcells is by order of increasing energy following the n+1 rule। ठीक है, क्या होता है वो, n+1 रूल होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये जो n+ रूल है वो क्या होता है कि ये जो n+ रूल है ये एक एम्पेरिकल रूल होता है फ्रेंड, ये एक एम्पेरिकल रूल होता है जिसको कि प्रिडिक्ट रूल होता है, जो ये प्रिडिक्ट करता है क्या, मल्टीप्लिसिटी एंड कंजक्शंस को। जो n+ रूल होता है वो मल्टीप्लिसिटी को प्रिडिक्ट करता है, मल्टीप्लिसिटी को प्रिडिक्ट करता है, ये n+ रूल होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे हम n+1 रूल का एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, नहीं देखा था तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे कि NMR पिक्स हो गया, इसको तो अभी मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इससे बेटर है कि जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जब आगे, ये बहुत ही ब्रॉड है और आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को समझते रहेंगे। फिलहाल में आप फेमिलियर हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। हम कह सकते हैं कि जो अफबाव रूल का डिफिनीशन है, जो अफबाव रूल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसेल्स का भरना होता है बाय ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और ये एनर्जी का जो इंक्रीजिंग टर्म होता है वो किस रूल को फॉलो करता है, n+1 रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ देख लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो द न्यूक्लियर सेल मॉडल इज अ सिमिलर मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स द कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। अब मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन टू द अबाव प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री, ये क्या है, एनर्जी है। और देखिए ये 2s 2p 3s 3p, फिर यहाँ पे 4s 3d 4p 5s 4d, ये क्या है, एनर्जी का लेवल है। और इसी एनर्जी के लेवल में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, इनकी फीलिंग्स जो होती है वो इस ऑर्बिटल में होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे और धीरे धीरे करके हम अपना सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा साथ दीजिए फ्रेंड, आगे बढ़ते रहेंगे हम। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए। जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपकी बातें हैं जो हमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, तो आप प्लीज़ उसे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।